ओके, जब हम पिलर 3 की बात करते हैं तो हमने दो पिलर्स यहां पर पढ़े रिगार्डिंग की। हमने देखा कि बेसल के केस में मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ पिलर्स की बात करूं तो तीन पिलर्स मेरे पास है। पहला जो पिलर है दैट इज रिगार्डिंग द कैपिटल एडिक्वेसी, ये बताता है कि जो मुझे मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल को मेंटेन करना है, दैट इज रिगार्डिंग द कैपिटल एडिक्वेसी। एंड अगर फर्दर सेकंड पिलर की बात करते हैं जिसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में कल बात की थी, दैट वाज रिगार्डिंग द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में फर्दर तीन पार्ट्स में बांटा गया था। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो इसमें तीन तरह के रिस्क मेनली कवर किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क कवर किया गया, मार्केट रिस्क कवर किया गया एंड ऑपरेशनल रिस्क कवर किया गया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपने किस तरह से मेजर करना है एंड फर्दर कितना कैपिटल मेंटेन करना है, उन सभी चीजों के बारे में यहां पर हमने बात की। ठीक है, एंड जब हम सेकेंड पिलर की बात करते हैं दैट इज रिगार्डिंग द एसआरपी सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तो हमने उसमें दो मेन चीजों की बात की थी कल की डेट में। दैट फर्स्ट वन इट इज रिगार्डिंग द आईसीएएपी, यानी कि जो भी आपकी इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस है उसके बारे में बात की थी। दैट वाज रिगार्डिंग द आईसीएएपी एंड सेकंड इट वाज रिगार्डिंग द सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, जो कि यहां पर रेगुलेटर कर सकता है किसी भी बैंक के ऊपर। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बात की थी। तो थर्ड पिलर है दैट इज रिगार्डिंग द मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन से हमारा लेना देना है कि मार्केट में जो कोई भी चीजें आप बीइंग अ बैंक कर रहे हैं, आप उन सभी चीजों को क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। आप उन सभी चीजों को डिस्क्लोज करेंगे ताकि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर बैठे हैं जो आपकी बैंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली एक रिव्यू मिल पाए कि क्या आपने पर्टिकुलर जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसको मेंटेन किया है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन किया है तो किस हिसाब से मेंटेन किया, कितना रिस्क लेवल है आपके बैंक में, उस रिस्क लेवल को आप किस तरह से मिटिगेट कर रहे हैं, क्या आपकी पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरह से आप उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उन सभी चीजों के रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मार्केट डिसिप्लिन का पिलर 3 है वो क्या करता है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करता है किनको, पिलर 1 को एंड पिलर 2 को। ठीक है, तो पिलर 1 को एंड पिलर 2 को ये जो थर्ड पिलर है ये कॉम्प्लीमेंट करता है। तो banks including consolidated bank should provide all pillar 3 disclosures। तो यहां पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरह के एक्सपोजर होते हैं। क्वालिटेटिव का हम ऑलरेडी मतलब जानते हैं कि हमारे पास क्या पॉलिसीज हैं, क्या कंट्रोल्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, हम उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। जबकि हम अगर क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरह से हम उनको क्वांटिफाई करते हुए आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है एज एट एंड मार्च ऑफ द ईयर, यानी कि जो भी हम जब हम फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी जारी करते हैं, साथ ही साथ बैंक के साथ साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको इन डिस्क्लोजर्स को भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो विद अ व्यू टू एनहांस द ईज ऑफ एक्सेस टू पिलर 3 डिस्क्लोजर्स, जो बैंक है वो एनुअल डिस्क्लोजर्स जो है एनुअल रिपोर्ट्स के साथ तो देंगे ही देंगे, उसमें तो वो डिस्क्लोजर देंगे देंगे, साथ ही साथ वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इन डिस्क्लोजर्स के बारे में बता सकते हैं। फर्दर जिन बैंक्स के केस में जो कैपिटल फंड है वो 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, उसके केस में वो इंटरिम जो डिस्क्लोजर्स है वो भी करेंगे। इन केस अगर बैंक का जो कैपिटल फंड है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन केस अगर बैंक का जो कैपिटल फंड है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके केस में जो बैंक है वो यहां पर इंटरिम डिस्क्लोजर्स भी करेंगे। क्या करेंगे, इंटरिम डिस्क्लोजर्स भी करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर। एंड फर्दर जो अगर बैंक है जिनके पास जो कैपिटल है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके केस में तो सिंपल सा फंडा है। अगर तो आपके पास जो कैपिटल है बैंक के केस में जो कैपिटल है अगर वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके केस में आपको इंटरिम डिस्क्लोजर करने हैं। एंड फर्दर अगर आपके पास जो कैपिटल है बैंक की वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके केस में वो अपने जो भी टीयर 1 कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल है, टीयर 1 रेशियो है, इन सभी चीजों का क्या करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे क्वार्टरली बेसिस पर। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर इन सभी चीजों का डिस्क्लोजर करना होगा। अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग कि आपने डिस्क्लोजर तो कर देने हैं, लेकिन इनकी वैलिडेशन क्या होगी। देखिए, जो तो आपने डिस्क्लोजर्स करने हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, जो डिस्क्लोजर्स किए जाने हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, उनके केस में तो आपके पास ऑडिटेड शीट्स होती हैं। के केस में क्या आपके पास
ऑडिटेड शीट्स होती हैं, उन ऑडिटेड शीट्स के बिहाफ पर आपकी जो भी चीजें हैं वो सभी वैलिडेट हो जाती हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो आपकी ऑडिटेड है ना उस केस में, तो उसके केस में बाकी सभी चीजें आपकी ऑडिट हो जाती हैं। लेकिन इन एडिशन आपको यहां पर कुछ और डाटा आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। देखिए क्वांटिटेटिवली जो डाटा है वो तो यहां पर वैलिडेट हो गया, लेकिन जहां पर आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लाइकवाइज आपकी पॉलिसीज क्या है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, उनके बारे में भी तो बताते हैं कि किस तरह से आपने उस चीज को अचीव किया। यानी कि जिस चीज को मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं, पहली चीज है कि उसकी क्या क्वालिटी है, एंड फर्दर उसको डिस्क्लोज करने का क्या तरीका अपनाया गया, उस चीज के बारे में बताना है। तो यहां पर सप्लीमेंट्री जो मटेरियल आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इट शुड आल्सो बी सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट स्क्रूटिनी। उसके केस में भी आपको प्रॉपर उसकी देखरेख करनी होगी कि क्या आपके इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट थी, एंड फर्दर उसमें भी किसी भी तरह का वैलिडेशन का इश्यू नहीं रहना चाहिए। यानी कि आपको वैलिडेशन का उसके केस में भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन इट इज रिगार्डिंग द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपको अकाउंटिंग में जो आपने जेआरबी के केस में पढ़ा है, तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें यह कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्क्लोज करेंगे जो मेटेरियलिस्टिकली यहां पर इंपैक्ट डालती हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। यानी कि हमारा मेन एम क्या है, मेन एम डिस्क्लोजर्स का क्या है कि अगर ये बैंक है हमारे पास, बीइंग अ बैंक ओवर हियर, अगर बैंक यहां पर डिस्क्लोजर करता है तो उसके केस में जो भी इसके डिफरेंट कस्टमर्स हैं, ठीक है, लाइकवाइज यहां पर इन्वेस्टर्स हैं या कुछ है, वो यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जांच परख ले कि किस तरह से डील कर रहा है। अब अगर यहां पर कोई चीज परचेज की गई है जो मटेरियली मैटर ही नहीं करती इन्वेस्टर्स के तौर पर, या ठीक है बैंक अगर डिस्क्लोज नहीं करता उस चीज के तौर पर, तो क्या उस चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए? नहीं, उस चीज को डिस्क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट इज कवर्ड अंडर द मटेरियलिटी। ओके, अ बैंक शुड डिसाइड विच डिस्क्लोजर्स आर रेलिवेंट, यानी कि कौन से डिस्क्लोजर्स रेलिवेंट है, कौन से इररेलेवेंट है। जो इररेलेवेंट है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन वुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड चेंज और इन्फ्लुएंस द असेसमेंट ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ यूजर। यानी कि अगर कोई चीज को अगर मैं छोड़ता हूं, यानी कि किसी चीज को अगर मैं यहां पर डिस्क्लोज नहीं करता, एंड उस चीज को डिस्क्लोज ना करने से अगर यहां पर यूजर के डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके केस में तो वो मटेरियल है चीज। लेकिन अगर मैं इस चीज को छोड़ भी देता हूं या इसको गलत भी बता देता हूं या इसको बताता ही नहीं हूं, तो उसके केस में क्या है, अगर डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है यूजर के, इन्वेस्टर के, तो उसके केस में क्या ये मटेरियल हुई? उसके केस में ये इमटेरियल हुई, इमटेरियल नहीं हुई। Then it is regarding proprietary and confidential information। अब बैंक के पास बहुत सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, बैंक की स्ट्रेटेजीज भी अवेलेबल है, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें या फिर कोई और सेंसिटिव डाटा भी अवेलेबल है, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बैंक उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि बैंक के जो प्रोडक्ट है, बैंक के जो सिस्टम है, उनको डिस्क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इन चीजों को, इन प्रोडक्ट्स को, इन स्कीम्स को, इन सिस्टम्स को अगर उसके कंपटीटर्स को पता लग गया, तो बैंक को यहां पर नुकसान हो सकता है। तो बैंक को इन चीजों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को डिस्क्लोज करने की जरूरत है जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर? ओके, फर्दर आफ्टर दैट, जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अ फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी, जो यहां पर डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग पॉलिसी है, उसे कौन अप्रूव करता है? उसे अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अप्रूव करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर उसे अप्रूव करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे यहां पर अप्रूव करते हैं। दैट एड्रेस द बैंक्स अप्रोच फॉर डिटर्मिनिंग व्हाट डिस्क्लोजर्स इट विल मेक, यानी कि जो चीज यहां पर डिसाइड की जाएगी कि हम किस चीजों का यहां पर डिस्क्लोज करेंगे, फर्दर क्या इंटरनल कंट्रोल है इन डिस्क्लोजर प्रोसेसेस को लेकर। कहने का मतलब है कि जिन चीजों का मैं डिस्क्लोजर करने वाला हूं, क्या उन चीजों को लेकर जो डिस्क्लोजर किए जाने हैं, यानी क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली जो चीज आपने बतानी है, क्या आपके पास रिलेटिवली उसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अवेलेबल है, पर्टिकुलर सिस्टम अवेलेबल है जिसके बतौर उस चीज का हम डिस्क्लोजर करने वाले हैं। फर्दर, प्रोसेस फॉर असेसिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर डिस्क्लोजर, वही चीज होगी। यानी कि मेरे पास क्या वो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू यहां पर मैं अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कर पाऊंगा, उनको वैलिडेट कर पाऊंगा, एंड फर्दर जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मुझे डिस्क्लोजर करना है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं उनका डिस्क्लोजर कर पाऊंगा। दैट इज अ जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो मेन चीज यहां पर पढ़ने वाली हमने क्या चीज पढ़ी? मेन चीज, एक तो चीज हमने ये पढ़ी कि जो डिस्क्लोजर है वो एनुअल बेसिस पर रहते हैं,
लेकिन जहां पर जो कंपनी है, जो बैंकिंग कंपनी है, उसके पास जो कैपिटल है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके केस में उनको क्वार्टरली डिस्क्लोजर करना पड़ता है, डिफरेंट कैपिटल फॉर्म्स के केस में भी। एंड फर्दर वी रेड कि यहां पर आपको जो भी चीज का डिस्क्लोजर किया जाएगा उसकी प्रॉपर स्क्रूटिनी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए, चाहे क्वालिटेटिव डाटा है चाहे क्वांटिटेटिव डाटा है। फर्दर आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर करना है जो मटेरियलिस्टिक है। फर्दर जो मटेरियल नहीं है उनको अगर आप डिस्क्लोज नहीं भी करते तो कोई भी इशू नहीं रहता। एंड इसके रिगार्डिंग, डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी होगी दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। एंड ये जो आपकी पॉलिसी है, ये जो आपकी पॉलिसी है डिस्क्लोजर की, वो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ किसी भी तरह की आपस में बेसिकली क्या होना चाहिए, कोलिशन नहीं होना चाहिए। आपस में ये ना हो कि आपस में एक दूसरे के रूल्स को कट करते हो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज रिगार्डिंग बैंक शुड हैव अ फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव होगी। द पॉलिसी शुड स्टेट द बैंक्स अप्रोच टू डिटरमिनिंग व्हाट डिस्क्लोजर्स इट विल मेक एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर द डिस्क्लोजर प्रोसेस। एंड इंटरनल कंट्रोल क्या रहेगा डिस्क्लोजर प्रोसेस के ऊपर। तो पिलर 3 के अंडर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यहां पर क्या है, 13 तरह के एरियाज हैं डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग। डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग हमारे पास 13 तरह के एरिया हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। जो सबसे पहली चीज है दैट इज रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि बैंक जो है उसके बीच में, जैसे हमने बात की कि कंसोलिडेटेड यहां पर बैंक भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पर 2-4 बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया अगर, ठीक है, तो उसके केस में क्या कंसोलिडेटेड बैंक है, तो उसके केस में कौन से बैंक का डिस्क्लोजर पहले नहीं किया गया था उसका डिस्क्लोजर अब साथ में किया जाना है, नहीं किया जाना, यानी कि दायरा क्या रहेगा, डिस्क्लोजर्स का दायरा क्या रहेगा, उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं यहां पर उनका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव उनमें डिस्क्लोजर रहता है। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर में प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स के बारे में जाना जाता है। जो क्वांटिटेटिव है उनमें ये चीज बताई जाती है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीजें हैं जिनको डिस्क्लोज किया जाना है, यानी कि आप एक तरह से कह लीजिए वैल्यूज की बात कर लेते हैं जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। ओके, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इट इज रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर क्वालिटेटिव रूप में देखें तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, एक समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, यानी कि जो भी आपके पास डिफरेंट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेरे पास डिफरेंट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी मेरे पास क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फर्दर उनके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में, ठीक है, इन सभी चीजों को डिस्क्लोज किया जाएगा। खास करके जो टीयर 1 टीयर 2 के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इन केस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जब इसमें क्वालिटेटिव लेते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स की बात करें तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, मेरे पास जो इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि टीयर 1 टीयर 2 के जो भी कंपोनेंट्स हैं मेरे पास उनके बारे में हम बात करते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है उनके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज रिगार्डिंग द कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। अगर क्वालिटेटिव रूप में बात करें कैपिटल एडिक्वेसी के केस में, अगर हम क्वालिटेटिवली देखें तो हम यहां पर देखते हैं कि बैंक की क्या अप्रोच है, कि बैंक किस तरह से इस चीज को असेस कर रहा है कि बैंक के पास कैपिटल जो है वो एडिक्वेटली है भी या नहीं है, यानी कि बैंक की जो प्रेजेंट एक्टिविटीज हैं, बैंक की जो फ्यूचर एक्टिविटीज हैं, क्या उनको लेकर बैंक के पास प्रॉपर कैपिटल है भी या नहीं है, उस चीज के रिगार्डिंग बैंक का क्या रवैया है वो हम क्वालिटेटिव में बात करेंगे। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तब हम बात करते हैं रिगार्डिंग कि बैंक के पास कितने रिस्क हैं, बैंक के ऊपर कितने रिस्क हैं, यानी कि रिस्क वेट एसेट्स की बात करते हैं। उसके रिगार्डिंग आपके जो ऑपरेशनल रिस्क हैं, आपके जो क्रेडिट रिस्क हैं, आपके जो मार्केट रिस्क हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज आपने चलाई हैं, तो वहां पर उन अप्रोचेज के तहत आपने जो कैपिटल देखी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हमने देखी ना कि क्रेडिट रिस्क के केस में डिफरेंट अप्रोचेज अवेलेबल हैं, अगर मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट अप्रोचेज अवेलेबल हैं, अगर क्रेडिट आपके पास ऑपरेशनल रिस्क है तो उसके केस में डिफरेंट अप्रोचेज हैं, लाइकवाइज बेसिक इंडिकेटर अप्रोच होगी या फिर दूसरी अप्रोचेज होगी, जेनरिक अप्रोचेज होगी, ठीक है, तो उन अप्रोचेज के हिसाब से आपने कितनी कैपिटल असाइड की है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव के, क्वांटिटेटिव में। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर्स। क्रेडिट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर में क्या बात करते हैं हम? क्रेडिट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर में मतलब होता है कि रिगार्डिंग कि बैंक की क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, बैंक की
क्रेडिट रिस्क के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट है उसमें क्या पॉलिसी है, एंड फर्दर अगर हम क्वांटिटेटिव वे में इसकी बात करते हैं तो बैंक के जो डिफरेंट एसेट टाइप्स हैं, चाहे बैंक के ओवरसीज एसेट्स हैं, डिफरेंट ज्योग्राफी में कितने एसेट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफी में कितने एसेट एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर इसी तरह से अगर हम लोकल रूप में देखें या फिर ओवरऑल रूप में देखें तो बैंक के जो एनपीएस का लेवल है वो कितना है, एनपीएस के लेवल में सबस्टैंडर्ड अकाउंट्स कितने हैं या फिर डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 अकाउंट्स कितने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नेट एनपीए के बारे में बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करते हैं। फर्दर इसी तरह से आपके पास जो एनपीए है उनकी क्या प्रोविजन है, कितनी एडिशन हुई है आपके पास, कितनी रिडक्शन हुई है, किन लोन्स को राइट ऑफ किया गया है, एंड फर्दर जिस टाइम पीरियड के लिए बात की जा रही है उस टाइम पीरियड में कितने यहां पर नई प्रोविजन की गई है, ठीक है। तो इस तरह के सभी डिस्क्लोजर्स आपको करने पड़ते हैं अंडर द क्रेडिट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर्स। ओके, एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर्स फॉर पोर्टफोलियोज अंडर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के तहत आपके पास जो यहां पर डिस्क्लोजर है कि आपने किस तरह से प्रोसेस को अपनाया, आपने कितनी कैपिटल को असाइड किया, एंड फर्दर आपके पास यहां पर टोटल एक्सपोजर कितना है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में। इसी तरह से अगर मैं क्वांटिटेटिव में बात करूं तो क्वांटिटेटिव रूप में एक पोर्टफोलियो के ऊपर मेरा रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं, जहां पर आरडब्ल्यू जो है वो मेरा 100% से ज्यादा है, 100% से कम है, या 100% के इक्वल है, ठीक है, यहां पर उस तरह के डिस्क्लोजर किए जाते हैं। इसी तरह से आईआरबी अप्रोच में, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में अगर हम बात करते हैं तो आपने इंटर्न यहां पर रेटिंग के लिए कौन सी एजेंसीज का इस्तेमाल किया, क्या कारण था कि अगर आपने रेटिंग एजेंसी को चेंज किया तो क्या किस कारण से आपने रेटिंग एजेंसी को चेंज किया, उन सभी चीजों के बारे में। क्वांटिटेटिवली बात करते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स के बारे में बात करते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। ओके, फर्दर इट इज रिगार्डिंग क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या है, देखिए मिटिगेशन में दो तरह की चीजें, एक तो है कि आपके पास जो कोलेटरल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो मिटिगेशन है किस तरह से होती है, एक तो ये हो गया कि मैं अपने लोन को सिक्योर कर लूं, किस तरह से, अगर मेरे पास उस लोन में कोलेटरल अवेलेबल है, एक तो चीज ये होगी। दूसरी जो चीज रहती है दैट इज रिगार्डिंग, वो किस चीज की रिगार्डिंग रहती है, दैट इज द यूजेज ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, दैट इज द यूजेज ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि मैं क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट का भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक तो है कि यहाँ पर कोलेटरल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ पर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्क्लोजर रहते हैं इन केस ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, जो डिस्क्लोजर्स रहते हैं दोज आर बेसिकली रिलेटेड टू कि आपके पास डिफरेंट कोलेटरल्स हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए, उनके आपके मैनेजमेंट के लिए आपकी क्या प्रोसेसेस हैं, आपकी क्या पॉलिसीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फर्दर आपने यहां पर जो मेन टाइप ऑफ कोलेटरल ले रखी है उनकी कैसी डिस्क्रिप्शन है, उनकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एंड फर्दर अगर आपके पास गारंटर काउंटर पार्टी है तो उसके केस में क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उनके बारे में एक जनरल समरी डिस्क्रिप्शन दी जाती है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव में, ठीक है, क्वालिटेटिव में अगर बात करते हैं क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के बारे में। अगर क्वांटिटेटिव में बात करते हैं तो यहां पर आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हर एक जो भी मेरे पास रिस्क पोर्टफोलियो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा कि यहाँ पर किन किन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन में कौन से डेरिवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फर्दर जो कोलेटरल की टाइप्स हैं वो मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज हैं, उनके बारे में मुझे यहाँ पर पोर्टफोलियो वाइज बताना होगा। दैट इज रिगार्डिंग द सिक्योरिटाइजेशन डिस्क्लोजर्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड आईआरबी अप्रोचेस। सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड आईआरबी अप्रोचेस। तो यहां पर जो भी जनरल डिस्क्लोजर्स हैं सिक्योरिटाइजेशन को लेकर, यानी कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ सिक्योरिटाइजेशन की गई है, क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं, फर्दर डिफरेंट कौन कौन से यहाँ पर लिक्विडेशन का क्या प्रोसेस रहा है, किस तरह से यहाँ पर क्रेडिटेशन आपकी लिक्विडेशन रही है, उन सभी तरह के जो प्रोसेसेस हैं उनका यहाँ पर डिस्क्लोजर जो है वो किया जाता है। Then it is regarding the market risk disclosures under the standardized approach। जो आपके पास मार्केट रिस्क डिस्क्लोजर्स हैं अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। रिगार्डिंग मार्केट रिस्क डिस्क्लोजर्स में मेन चीज क्या है कि मार्केट रिस्क में आपके पास कौन कौन सी चीजों को आपने कवर किया है, कौन कौन सी चीजों को आपने कवर किया है, उन सभी चीजों के बारे में देखते हैं। क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बात करें तो जो डिफरेंट आपके रिस्क एग्जिस्ट करते हैं मार्केट रिस्क में जो डिफरेंट रिस्क एग्जिस्ट करते हैं उनमें रिस्क वेटेज क्या क्या है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात। दैट इज रिगार्डिंग द मार्केट रिस्क डिस्क्लोजर्स अंडर द इंटरनल मॉडल्स अप्रोच। तो इसी तरह से सेम जो हमारे पास ऊपर जैसे हमने स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में किए, ठीक है, उसी तरह से जो डिस्क्लोजर्स हैं दोज आर डन इन केस ऑफ द
इंटरनल मॉडल अप्रोच है, मार्केट रिस्क से रिलेटेड जो भी आपके डिस्क्लोजर्स रहेंगे वो यहाँ पर डिस्कस किया। दैट इज रिगार्डिंग ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क में आपने कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल किया, कौन सी अप्रोच का आपने इस्तेमाल किया, एंड असेसमेंट का क्या तरीका है, एंड बैंक ने किस तरह से अपनी यहाँ पर जो कैपिटल क्वालिफाई की है फॉर द ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क को कवर अप करने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से यहाँ पर बैंक ने उसे असेस किया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस। दैट इज रिगार्डिंग द इक्विटीज डिस्क्लोजर। इक्विटीज डिस्क्लोजर फॉर बैंक्स बुक पोजीशन, यानी कि बैंक की जो बुक पोजीशन है, बैंक बुक पोजीशन मतलब है बैंक की जैसे ट्रेडिंग बुक रहती है ना, तो ट्रेडिंग बुक में बैंक की इक्विटीज की क्या पोजीशन है उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर्स है वो इस सेक्शन में की। देन इट इज रिगार्डिंग द इंटरनल रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। इंटरनल रेट रिस्क द बैंकिंग बुक, जिसको हम IRR-BBB कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट रिस्क बैंकिंग बुक। ओके, तो IRR-BBB के केस में भी क्या है कि जो आपके पास नेट इंक्रीज या फिर नेट डिक्रीज हुआ है इकोनॉमिक वैल्यू में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, उन सभी चीजों को आप यहां पर क्वांटिटेटिवली क्लोज कर। ओके, तो ये 13 एरियाज हैं जहां पर डिस्क्लोजर्स जो है वो किए जाते हैं। तो मेन चीज जो यहां पर थी दैट इज रिगार्डिंग कि डिस्क्लोजर्स क्यों जाते हैं, डिस्क्लोजर्स किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं बैंक के डिसीजन मेकिंग के ऊपर एंड फर्दर इन्वेस्टर्स के डिसीजन पर, एंड क्यों ये जरूरी है। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में उतना ज्यादा बेटर वे से बैंक को होगा कि उसने और ज्यादा बेटर वे में अपने आप को सिक्योर करना है कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर में अपना पैसा लगा पाए। तो दैट वुड बी रिगार्डिंग दिस यूनिट। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अब हम कवर कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अब कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट इट सेज which of the following statement is not correct regarding the capital of a fund, which of the following is not correct regarding the following। तो यहां पर आपको बताना है कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 टीयर्स। जो कैपिटल है दो तरह की टीयर में कैपिटल को डिवाइड किया गया है, दो तरह की कैपिटल में जो है यहां पर टीयर में यहां पर कैपिटल को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्वालिफाइंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर द सुपरवाइजरी पर्पसेस द कैपिटल फंड हैज 2 कैटेगरीज। जो कैपिटल फंड है हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द कैपिटल विद द बैंक इज द फॉर्म ऑफ टीयर 1 कैपिटल फंड, एंड द फोर्थ वन इट सेज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कैपिटल द बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ द टीयर 2 कैपिटल फंड। So which one of the following is not correct? Kindly please confirm कौन सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है। Which one of the option is not correct? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है दैट इज टीयर 1 कैपिटल, दैट इज टीयर 1 कैपिटल। सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज रॉन्ग। अच्छा जल्दी से एक आंसर कीजिएगा। RNCPS कौन सी कैपिटल का पार्ट है, टीयर 1 का या टीयर 2 का? RNCPS जो है कौन सी कैपिटल का पार्ट है? RNCPS आर पार्ट ऑफ विच कैपिटल? बिल्कुल सही है। RNCPS क्या होते हैं? RNCPS आर रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी इट सेज द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आर टू बी टेकन एट विच परसेंटेज डिस्काउंट while determining the value for inclusion into tier 1? It will be tier 1 over here, not tier 2. Previously it was in tier 2 but now it is in tier 1, the revaluation reserves. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को अगर हमने यहां पर कंसीडर करना होता है, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को हमने कंसीडर करना होता है तो उसके केस में कितना परसेंटेज डिस्काउंट के ऊपर उसको कंसीडर करते हैं, कितने परसेंटेज डिस्काउंट के ऊपर उसको कंसीडर किया जाता है?
जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं उनका मतलब रहता है जैसे आपके पास कोई पोर्टफोलियो था, अब उसकी वैल्यू अब अगर इंक्रीज हो गई है तो इंक्रीज्ड वैल्यू जो है वो क्या है, बेसिकली आपका उसका रिजर्व जो क्रिएट कर दिया जाता है, दैट इज द रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले टीयर 2 का पार्ट होता था, लेकिन नाउ दिस इज पार्ट ऑफ टीयर 1 एंड इट इज कवर्ड एट डिस्काउंट ऑफ 55%। तो डिस्काउंट को यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं करना है। डिस्काउंट का यहां पर मतलब है कि वैल्यू जो कंसीडर होगी दैट वुड बी 45%, यानी कि जब यहां पर क्वेश्चन आएगा तो 45% वैल्यू लेनी है आपने। नेक्स्ट इट इज which of the following statement is correct regarding the adjustment of securitization exposures? Which of the following is correct regarding the adjustment of securitization exposures? तो जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए कि यहां पर जो आपके डिस्क्लोजर्स हैं, सॉरी जो एक्सपोजर्स हैं उसमें सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर की एडजस्टमेंट कितनी होती है। क्वेश्चन 5661, securitization exposures are to be deducted from the regulatory capital, and further deduction from securitization exposures from tier 1 must be 50%. Deduction of securitization exposures from tier 2 must be 50%. Which one of the following is the correct one? देखिए सिक्योरिटाइजेशन के केस में हमने कंसिडर किया था कि जो वैल्यू होती है बेसिकली अगर वो इनहैंसमेंट है, वो वैल्यू बेसिकली क्या है, इनहैंसमेंट है। अब उस इनहैंसमेंट के लिए जो वैल्यू होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एट सम परसेंटेज ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50% की वैल्यू पर ही कंसीडर होती है। चाहे टीयर 1 है चाहे टीयर 2 है, दोनों के केस में 50% की वैल्यू के ऊपर ही उसे कंसीडर किया जाता है। उससे ज्यादा की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसके ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, अब यहां पर एक साथ में एक और चीज बता दीजिए। टीयर 1 के केस में व्हेन वी टॉक अबाउट द आईपीडीआई, जब हम आईपीडीआई की बात करते हैं यानी कि इनोवेटिव परपेचुअल जो आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पर मैक्सिमम परसेंटेज इसका कितना कंसीडर कर सकते हैं। टीयर 1 के केस में जो आपके पास लास्ट ईयर में जो कैपिटल थी उसका मैक्सिमम कितना परसेंटेज हम कंसीडर करते हैं आईपीडीआई के केस में। आईपीडीआई के केस में इसका मैक्सिमम कितना परसेंटेज हम यहां पर कंसीडर करते हैं। आरएनसीपीएस जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ टीयर 2 कैपिटल, आरएनसीपीएस इज पार्ट ऑफ अ टीयर 2 कैपिटल एंड फर्दर आईपीडीआई के केस में हम 15% जो वैल्यू होती है मैक्सिमम उतना ही कंसीडर करते हैं। एंड एक चीज और थी यहां पर दैट इज रिगार्डिंग द पीएनसीपीएस जो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं प्लस आईपीडीआई जो है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड आईपीडीआई जो है, इनका यहां पर कलेक्टिव जो पार्ट कंसीडर करते हैं दैट इज हाउ मच, दैट इज द 40%, दैट इज कंटेन्ड टू 40%, जिसमें आईपीडीआई का मैक्सिमम जो परसेंटेज है दैट इज कंटेन्ड टू 15% मैक्सिमम, दैट इज कंटेन्ड टू 15%। इज इट क्लियर ओवर हियर? एंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन डी जो है दैट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following instrument is not included in upper tier 2 capital fund? Which of the following instrument is not included in upper tier 2 capital fund? Perpetual cumulative preference shares, redeemable non-cumulative preference shares, redeemable cumulative preference shares, and perpetual non-cumulative preference shares. Which of the following is not covered into, not included into upper tier 2 capital funds? देखिए आपके पास जो एक्सेस पार्ट है पीएनसीपीएस का डेट इज कवर्ड इनटू टीयर 2, डेट इज कवर्ड इनटू टीयर 2। ओके, जो एक्सेस पार्ट रहता है। अदरवाइज जो पीएनसीपीएस है ये किसका पार्ट है? पीएनसीपीएस इज अ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल, पीएनसीपीएस इज पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल एंड पीएनसीपीएस के केस में आप मैक्सिमम जो परसेंटेज ले सकते हैं पीएनसीपीएस का एंड आईपीडीआई का दैट इज मैक्सिमम 40%, दैट इज मैक्सिमम 40%। जो यहां पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यहां पर आपके पास टीयर 1 का, टीयर 1 प्रेफरेंस शेयर्स का, उसमें जो आपके पास पीएनसीपीएस है विद इनोवेटिव टीयर 1 इंस्ट्रूमेंट्स दैट शैल नॉट एक्सीड 40% ऑफ द टोटल टीयर 1 कैपिटल।
that shall not exceed टोटल टीयर 1 कैपिटल का 40% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। अगर कोई पार्ट एक्सीड होता है तो उसके केस में वो किस में कवर होता है, दैट इज कवर्ड इनटू टीयर 2 कैपिटल। तो दैट विल नॉट इंक्लूड इन द अपर टीयर 2 कैपिटल फंड्स। Next it says, what is the maximum extent of subordinated debt that can be included in tier 2 capital? What is the maximum extent of subordinated debt that can be included in tier 2 capital? यानी कि जो subordinated debt है उसका maximum कितना परसेंटेज जो है वो tier 2 में कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना परसेंटेज है। सबऑर्डिनेटेड डेप्ट की बात हम कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टीयर 2 कैपिटल। जो टीयर 2 कैपिटल है डेट कैन बी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ टीयर 1। जो आपके पास टीयर 2 कैपिटल है डेट कैन बी मैक्सिमम 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, बट इन केस वी टॉक अबाउट द सबऑर्डिनेटेड डेप्ट कैन बी 50% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल ओनली। जो यहां पर सबऑर्डिनेटेड डेप्ट है डेट कैन बी 50% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल। सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। जो 100% वाला किस्सा है वो बेसिकली किसके रिगार्डिंग है, डेट इज रिगार्डिंग द टीयर 2 कैपिटल, कि टीयर 2 कैपिटल जो है वो मैक्सिमम टीयर 1 कैपिटल का 100% हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टीयर 1 कैपिटल फंड्स? तो टीयर 1 कैपिटल फंड्स के केस में किन चीजों को हम कंसीडर नहीं करते हैं? जल्दी से इस चीज का आंसर करना है। यहां पर टीयर 1 कैपिटल के केस में हम किन चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, लॉस इन द करेंट पीरियड, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ द प्रीवियस पीरियड, और ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आपके पास इंटेंजिबल एसेट होते हैं, कोई भी मेरे पास लॉस हुआ, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस है, चाहे मेरे पास करंट पीरियड का लॉस है, चाहे प्रीवियस ईयर पीरियड का लॉस है, उन सभी पीरियड को टीयर 1 में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। उन सभी को हम यहां पर टीयर 1 में इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स, तो वहां पर जो लॉस रिजर्व्स हैं दोज आर बेसिकली जो आपके एंटीसिपेटेड कंटिंजेंट लायबिलिटी के रिजर्व्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो बेसिकली लॉस रिजर्व उससे डील नहीं करता। यानी कि अगर तो आपको लॉस हुआ है कोई इस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे टीयर 1 कैपिटल के केस में। सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इट सेज जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स आर शोन एज अ पार्ट ऑफ अ टीयर 2 कैपिटल। तो आप यहां पर जो भी आपके पास जनरल प्रोविजंस रहती हैं, जो भी लॉस रिजर्व्स रहते हैं, उनको हम शो करते हैं, किसका पार्ट शो करते हैं? टीयर 2 कैपिटल का पार्ट शो करते हैं। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ विच परसेंटेज? 9% ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स, 6% ऑफ द टीयर 2 कैपिटल, 4% ऑफ द कैपिटल फंड्स एंड 1.25% ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स। तो जो भी मेरे पास जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स रहती हैं, जो भी मेरे पास जनरल प्रोविजंस या फिर लॉस रिजर्व्स रहती हैं, उनको हम कितना परसेंटेज कंसीडर करते हैं? मैक्सिमम कितना परसेंटेज कंसीडर करते हैं? इट इज 1.25% ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स। इट इज 1.25% ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इनको आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। एंड मोर ओवर आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं रिगार्डिंग कि अगर आप बीएफएम के केस में अगर बेसल 3 को अच्छे से कर लेते हैं, जो टॉपिक मैं आपको कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसल 3 को अच्छे से कर लिए। बेसल 3 का मतलब है कि जो भी यहां पर फीचर्स हैं बेसल 3 के, इसके पिलर्स हैं, इसके जो मेथड्स हैं डिफरेंट, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 में, ठीक है, उनको अच्छे से कवर करना है। NSFR, LCR एंड हेयर कट के न्यूमेरिकल जो है उनको कवर कर लीजिए। एंड फर्दर साथ में आपने कवर करना है, आपको इजी टॉपिक भी बता रहा हूं साथ में, जो डेरिवेटिव्स हैं उनको कवर कर लीजिए। डेरिवेटिव्स में आपके पास फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो गए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया, ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए, ठीक है, तो उनको कवर कर लीजिए। इनको कवर कर लिया। ट्रेजरी का जो यहाँ पर पार्ट है वो काफी ज्यादा आसान है, तो उसको आसानी से आप वहां पर स्कोर कर सकते हैं। यहां पर बेसल 3 के केस में आपको 35 to 40 मार्क्स का पेपर देखने को मिल जाएगा।
शॉकिंगली बट ये ट्रू है कि बेसल 3 से ही आपको 35 टू 40 मार्क्स का जो पेपर है बीएफएम का देखने का मिल जाएगा। सो यहाँ पर बीएफएम को पास करना खास करके काफी ज्यादा आसान बन जाता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलते हैं। तो आपको बेसल 3 को अच्छे से कवर कर लेना है, डेरिवेटिव्स को कर लीजिए एंड फर्दर उसके बाद जो टॉपिक्स है कॉमन टॉपिक्स हैं लाइक आप लेटर ऑफ क्रेडिट को कर सकते हैं जो ऑलरेडी एक रिपीटेड टॉपिक है जेआईबी का। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर यहाँ पर ईओक्यू के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक से न्यूमेरिकल है, मैं आपको उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। वंस वी आर डन विद द live classes of the subjective classes over here, we will be starting with the case study classes. Okay, then it is regarding the tier 2 capital funds are limited to, जो tier 2 capital funds हैं those are limited to which percentage? Very easy to answer, so I hope कि सभी यहां पर आंसर करेंगे, ये सभी यहां पर आंसर करेंगे। 5662 टीयर 2 कैपिटल फंड्स आर लिमिटेड टू, डेफिनेटली इट इज 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, इट इज 100% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल फंड्स। नेक्स्ट इट सेज अंडर पिलर 1 which method has been provided for computing capital for market risk under standardized approach? अगर हम पिलर 1 में बात करते हैं तो उसके केस में अगर आपने कैपिटल को कैलकुलेट करना है, देखिए पिलर 1 क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो 3 हमारे पास यहां पर रिस्क जो है इनको कवर किया गया है मेजरली, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड फर्दर इट इज द ऑपरेशनल रिस्क। तो उनके कैपिटल को आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, उनकी मैथडोलॉजीज डिफरेंट बताई गई हैं। यहां पर हमसे मार्केट रिस्क के जो कैपिटल कैलकुलेशन का मेथड है उनके बारे में पूछा गया है। सो मैच्योरिटी मेथड एंड फेस वैल्यू मेथड, फेस वैल्यू मेथड एंड ड्यूरेशन मेथड, ड्यूरेशन मेथड एंड मैच्योरिटी मेथड, ड्यूरेशन मेथड, फेस वैल्यू मेथड एंड मैच्योरिटी मेथड, विच वन विल बी द राइट आंसर ओवर हियर? अगर हम मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो मेरे पास दो तरह की अप्रोचेज हैं, एक है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, दूसरी है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। कौन कौन सी अप्रोचेज हैं? एक तो है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, जिसमें फर्दर दो तरह की टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी टाइप्स आती हैं इसमें? एक तो मेरे पास आता है ड्यूरेशन मेथड एंड सेकंड जो इसमें मेथड है दैट इज रिगार्डिंग द मैच्योरिटी मेथड। एंड जो सेकंड मेरे पास अप्रोच है दैट इज रिगार्डिंग द इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। कौन सी है? ओके, so which one would be the right answer? Option C is the right answer over here. Next it says which of the following tiers of capital fund are recognized by RBI in India? तो कौन से जो tiers of a capital fund है उनको recognize किया गया है? Very easy to answer. Tier 1 and Tier 2. Tier 1 and Tier 2. टीयर 1 के जो यहां पर फर्दर अगर हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक मेरे पास है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल एंड द सेकंड वन इट इज द एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल एंड द सेकंड इट इज एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है यहां पर टीयर 1 के केस में। टीयर 1 के केस में मेरे पास दो कंपोनेंट हैं। एंड अगर मैं टीयर 2 की बात करता हूं तो यहां पर इसके डिफरेंट फर्दर कंपोनेंट्स हैं, लाइकवाइज कैपिटल हो गए, शेयर प्रीमियम हो गया, या फिर रिवोल्यूशन रिजर्व हो गए, फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व हो गए, डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, अलग अलग जो भी हैं, जैसे रिडीमेबल नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होते हैं। एंड अगर टीयर 2 की इस तरह से बात करते हैं तो टीयर 2 में कौन कौन सी चीजें शामिल है, जो भी मेरे पास यहाँ पर जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स हैं वो हो गए,
हाइब्रिड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सबऑर्डिनेटेड डेप्ट हो गया, या फिर जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, लाइकवाइज RNCPS हो गए, PNCPS हो गए, वो सब चीजें इसमें शामिल रहती हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. आफ्टर दैट इट इज द अंडर पिलर 1 हाउ मेनी ऑप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क. अगर मुझे कैपिटल को कैलकुलेट करना है ऑपरेशनल रिस्क के लिए, तो उसके केस में मेरे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1 2 3 4. अगर मुझे कैपिटल को कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, कैपिटल को कैलकुलेट करना है अगर मैंने यहां पर ऑपरेशनल रिस्क के अंडर, तो मेरे पास कितनी यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस तो हैं. कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? सबसे पहली जो ऑप्शन जो हमने यहां पर इस्तेमाल भी ज्यादातर करते हैं, दैट इज अ बेसिक इंडिकेटर अप्रोच. बेसिक इंडिकेटर अप्रोच. अगर आप पिछले से पिछले यूनिट को भूले नहीं है तो आपको बता देता हूं. तो इस अप्रोच के तहत आप क्या करते हैं, जो आपकी पिछले 3 सालों की ग्रॉस इनकम है उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं एंड उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू कमेटी डिसाइड करती है. दैट इज सेट टू बी 15%. दैट इज सेट टू बी 15%. सेकेंड जो मेथड है हमारे पास ऑपरेशनल का ही, दैट इज व्हाट वो क्या है? दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच. वो है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का. एंड जो थर्ड मेथड है दैट इज अ एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच. AMA भी जिसे हम कहते हैं, दैट इज अ एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच. यस, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के केस में हम यहां पर बीटा फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं. यहां पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के केस में हम अल्फा जो आपके पास फैक्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, यहां पर आपके पास डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं जिनके हिसाब से आपको परसेंटेज जो है वो गिवन है. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इट सेज अंडर पिलर 1 हाउ मेनी ऑप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क. अगर क्रेडिट रिस्क के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल को, तो कितने मेथड्स मेरे पास अवेलेबल हैं? क्रेडिट रिस्क के लिए अगर मुझे यहां पर कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो कितने मेथड मेरे पास अवेलेबल हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए. क्रेडिट रिस्क के केस में भी मेरे पास 3 ही मेथड अवेलेबल हैं. कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं? एक तो मेरे पास रहता है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का. सेकंड इट इज रिगार्डिंग द इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच. तो यहां पर दोनों ही मेथड जो हैं मेरे पास इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच के ही हैं. एक मेरे पास रहता है यहां पर फाउंडेशन, एक मेरे पास रहता है फाउंडेशन, एंड द अदर वन इज द एडवांस्ड अप्रोच. अदर वन इट इज द एडवांस्ड अप्रोच. लेकिन आपने यहां पर एक चीज समझ के चलनी है, ये दो मेथड एक ही हैं. ये दो मेथड बेसिकली इंटरनल आपके जो बेस्ड अप्रोच है ना, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है, उसी के अंडर कवर होते हैं 2 मेथड, यानी कि सब मेथड्स हैं. ये दोनों क्या हैं? सब मेथड्स हैं. तो यहां पर जो मेरे पास मेथड्स हैं कितने हैं? क्रेडिट के केस में 2 ही मेथड अवेलेबल हैं. इसके केस में मेरे पास 2 ही मेथड अवेलेबल हैं. इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच को फर्दर यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द नॉट ए, सॉरी यहां पर गलत मार्किंग हो गई है. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग इनिशियली इन द ईयर 1975 the committee of banking supervisory authorities was formed which later on became the Basel committee on banking supervision. तो यहां पर बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन किस तरह से बनी थी? जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है वो किस तरह से बनी थी? बाय द सेंट्रल गवर्नर्स ऑफ G10 कंट्रीज. जो G10 ग्रुप है उनकी कंट्रीज के जो गवर्नर थे उन्होंने मिलकर इसको फॉर्म किया था. तो क्लियरली ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर. Next it says the implementation of ICAAP should be guided by the which of the following? The implementation of ICAAP should be guided by the which of the following? तो ये कौन सी चीज से यहां पर गाइड होगी? Risk appetite of the bank concerned, principle of proportionality, exposure of the bank, or all of the above. Which one would be the right answer over here?
Which one would be the right answer over here? ICAAP basically will be implemented as per the principle of proportionality. As per the principle of proportionality. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है कि मुझे यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करना है, उन्हीं चीज़ों में यहाँ पर माइग्रेट करना है, यानी कि जो मेरा सोफिस्टिकेशन का लेवल है सिस्टम्स का वो उतना ही होना चाहिए जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि बैंक के बिजनेस ऑपरेशंस में एक्टिविटीज में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से ही मुझे यहाँ पर अपना माइग्रेशन भी रखना है. तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर. Next it said, which of the following risk is not fully captured in a regulatory capital adequacy ratio? Which of the following risk is not captured in a regulatory capital adequacy ratio? Interest rate risk in the banking book, credit concentration risk, liquidity risk. Which one of the following is not covered? देखिए जो आपके पास पर्पस है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को रेगुलेशन के लिए, उसमें 3 ही रिस्क कवर्ड रहते हैं, ये बाकी रिस्क इसमें कवर नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट इट सेज, व्हेन डज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक रिक्वायर्ड टू असेस एंड पुट ऑन रिकॉर्ड वेदर द प्रोसेसेस रिलेटेड टू ICAAP implemented by the bank successfully achieve the objectives envisaged? यानी कि जिन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचा गया था, क्या जो ICAAP के प्रोसेसेस हैं वो उनको कवर अप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर इस चीज के रिगार्डिंग अगर असेस करना हो, रिव्यू करना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कब किया जाएगा? जो ICAAP का रिव्यू है, रिव्यू प्रोसेस है, वो कब होगा? इट विल बी वंस इन एन ईयर. इट विल बी वंस इन एन ईयर. तो एक साल में कम से कम आप एक बार इसका रिव्यू जरूर करेंगे ICAAP का, इस चीज को देखने के लिए कि क्या जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं उनके साथ ICAAP मेल खाता है या नहीं खाता है, एंड कौन से प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं. अगर हमने यहां पर जेन्युइननेस देखनी हो ICAAP तो किस तरह से की जाएगी चेक? डेट इज डन यूजिंग द स्ट्रेस टेस्टिंग. स्ट्रेस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एडवर्स सिनेरियोज में भी हम देख पाएं कि अगर ऑल्ट्रेशन होती है परफॉर्मेंस में, बैंक की कैपिटल में, तो उसके केस में आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से ऑल्टर होंगी. यानी कि अगर जिस सिनेरियो के साथ मैंने अपनी प्रोजेक्शन सोची है कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होते रहेंगे, उनके हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट सोचता रहता हूँ तो मेरे को मिलते रहते हैं, तो मेरे पास आने वाले समय में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो किस तरह से ऑल्टर होगी, या फिर मेरे पास जो कैपिटल आनी चाहिए थी, वो कैपिटल, मेरे पास जो पैसा आना चाहिए था, जो प्रॉफिट आना चाहिए था, वो एंटिसिपेटेड लेवल्स पर, प्रोजेक्टेड लेवल्स पर नहीं आया, उसके केस में मेरे पास कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी. तो इन चीजों को यहाँ पर कवर किया जाता है. So option D over here is the right answer. Next it says, the first objective of the ICAAP is, the first objective of ICAAP is, जो ICAAP है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide adequate capital, to mitigate all possible risks, to identify all material risks, और ऑल ऑफ द अबव. जो पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ICAAP का, देखिए वो मिटिगेशन से रिलेटेड नहीं है. डेट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द मिटिगेशन. डेट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट कैपिटल. जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिस्क. यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, उनमें आपके कौन कौन से रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहला काम है उन सभी रिस्क को आइडेंटिफाई करना. अगर हम उन सभी रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम आसानी से उसके रिगार्डिंग जो भी कैपिटल आपको चाहिए उसको असेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इट इज रिगार्डिंग द
identification of all the material risks. Okay, so option C over here is the right answer. Next it says, which are important components of pillar 2 of Basel framework, that is supervisory review. तो सेकंड पिलर कौन सा है? सेकंड पिलर इट इज अ सुपरवाइजरी रिव्यू. तो सुपरवाइजरी रिव्यू के केस में दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि सुपरवाइजरी रिव्यू के मेन दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है. तो तीन पिलर हैं हमारे पास, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन. कम से कम इनके नाम अभी आपको नहीं भूलने चाहिए. फर्दर हमने पढ़ा था सुपरवाइजरी रिव्यू में, लास्ट क्लास में प्रॉपर सभी चीजों को कवर किया था कि आपके पास क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं. सो देयर शुड बी नो ऑल्टरेशन रिगार्डिंग दिस आंसर. वन शुड बी गिविंग द राइट आंसर ओनली. जो कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द पिलर 1, वो पिलर 1 का पार्ट है, इज नॉट पार्ट ऑफ पिलर 2. तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है. ना ही ऑप्शन सी है आंसर, ना ही ऑप्शन ए है, ना ही ऑप्शन डी है. बिकॉज जो सुपरवाइजरी रिव्यू है इसमें मेरे पास दो ही कंपोनेंट रहते हैं. एक है मेरे पास इंटरनल कैपिटल असेसमेंट एडिक्वेसी प्रोसेस एंड सेकंड इट इज द सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवेल्युएशन प्रोसेस. सो ऑप्शन बी ओवर हियर is the right answer. Next it says, the use of which of the following framework can provide the management of a bank a better understanding of the likely exposure of the bank in extreme circumstances. तो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के केस में अगर मैनेजमेंट ने इस चीज को जांचना हो, बेटर यहां पर देखना हो कि एक्सपोजर्स किस तरह से होंगे, उसके केस में कौन से फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होगा, उसके केस में कौन से फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होगा. हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. देखिए जो यहां पर SREP का इस्तेमाल है दैट इज डन बाय द रेगुलेटर, दैट इज डन बाय द रेगुलेटर. तो रेगुलेटर इसका इस्तेमाल करता है, इन पावर्स का इस्तेमाल करता है. ICAAP एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप यहां पर कैपिटल को किस तरह से निकालना है, फर्दर जो रिस्क है उनको कैप्चर करना है, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करेंगे. ऑप्शन डी डील्स विद द सेम विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज द स्ट्रेस टेस्टिंग एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इट इज द टर्म SREP एंड ICAAP एज पार्ट स्टैंड फॉर. जो SREP है एंड ICAAP है, कौन से इनकी फुल फॉर्म क्या होगी उसके बारे में बताना है. सो वेरी इजी टू आंसर वंस अगेन. तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए. व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर? What would be the answer over here? SREP जो है that is basically supervisory review and evaluation process, whereas ICAAP is equal to internal capital adequacy assessment process. Accordingly, option B जो है आपके पास supervisory review and evaluation process, internal capital adequacy assessment process. Option B will be the right answer over here. Next it says internal capital adequacy assessment process ICAAP is a document which is prepared by the bank in the light of supervisory review process. यानी कि जो आपके पास पिलर 2 है उसमें हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े थे मेन. पहला प्रिंसिपल जो है वो बैंक के साथ डील करता है एंड फर्दर जो आपके पास बाकी 3 प्रिंसिपल हैं वो रेगुलेटर के साथ डील करते हैं, वो रेगुलेटर के साथ डील करते हैं. ICAAP जो है वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है. सो प्रिंसिपल 1 इज डीलिंग विद इट. इस चीज को सिंपली ध्यान रख लीजिए, जो प्रिंसिपल 1 है SRP का that only deals with the bank. बाकी के जो 3 प्रिंसिपल हैं those are basically for the regulator, वो रेगुलेशन के पर्पसेस के लिए हैं.
वो यहाँ पर रेगुलेशन के पर्पसेस के लिए हैं। एंड फर्दर जो प्रिंसिपल 1 है वो ये कहता है कि बैंक्स के पास एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, बैंक्स के पास एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो अपनी ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी को जांच पाए, यानी कि जो भी उनका रिस्क प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग वो उसको जांच पाए। एंड फर्दर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनके पास ताकि वो अपने कैपिटल लेवल्स को उस हिसाब से मेंटेन कर पाए। सो ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इट सेज the responsibility for designing and implementation of the internal capital adequacy assessment process lies with। जो ICAAP को implement and design करने का प्रोसेस है वो किसके पास एग्जिस्ट करता है, कौन इस चीज को अंजाम देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ALM, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ RBI। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। देखिए रिस्क के लिए जो कोई भी चीजें रहती हैं उनको कौन मैनेज करता है, उनको कौन बनाता करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाते हैं। तो इसके केस में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ही इसको डिजाइन करेंगे, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइनिंग का काम वो करेंगे। सो ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इट सेज which of the following statement is correct with regard to internal capital adequacy assessment process? Which of the following statement is correct with regard to internal capital adequacy assessment process? ICAAP includes capital adequacy process. ICAAP includes the projects of capital requirement for the coming year. ICAAP includes the plan and strategy for meeting capital requirements. All of the above. Which one would be the right answer over here? Option D is the right answer in this case, क्योंकि सभी चीजें ही किसमें शामिल है? ICAAP के केस में शामिल है।